तो हम लोग स्टार्ट किए हुए थे सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसमें सारा थ्योरी हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी क्वेश्चंस होगा उसको देखना है, जो तुम्हारे सिलेबस में इन जनरल पूछा यू बताया गया है कि ये क्वेश्चन इस तरह से डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे सॉल्व करते हैं, पूरा प्रोसेस को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन तो नॉर्मली इसी तरह से रहेगा कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, उसमें दो इक्वेशन तुमको अच्छा, बाय मैट्रिक्स मेथड ये भी मेंशन रहना चाहिए, नहीं तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन में रहेगा, या फिर अगर नहीं भी मेंशन है तो मान के चलो कि तुमको मैट्रिक्स मेथड ही यूज करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, x माइनस 2y माइनस 4 = 0, एंड सेकेंड इक्वेशन दिया गया है -3x प्लस 5y प्लस 7 = 0। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन लिखो पहले। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन देखना। x माइनस 2y = 4 हो गया, फिर उसी तरह से -3x प्लस 5y = 7 हो गया। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। x का जो कॉफिशिएंट है क्या है यहाँ पर, 1 1, फिर यहाँ -2, सिमिलर वे में -3 एंड देन यहाँ 5 आ गया अगेन। अब यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स में x एंड y आ जाएगा, और इधर हम लोग लिख लेंगे इसको 4 7 इस फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैट्रिक्स फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लेना। ठीक है, तो चलो देखो, ये जो इक्वेशन है ये किस तरह का दिख रहा है, ऐसा कुछ है ax = b, और ये तुम्हारा नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। इट इज ए, अगर b इधर 0 ना हो तो उस केस में इसको हम लोग क्या बोले थे, नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो ये सब चीज को धीरे धीरे याद करना है, एक ही बार में थ्योरी याद नहीं होगी, हम धीरे धीरे क्वेश्चन में उसको चेक करते चलेंगे कि कब होमोजीनियस बन रहा है, कब नॉन होमोजीनियस बन रहा है, तो वो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस प्रोसेस क्या था, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम लोगों का आया है, पहला स्टेप इसी से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखो, सिंस ax = b में हमारे पास a क्या है, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ था उसको लिखो पहले, 1 -2 -3 एंड 5। कैपिटल X में हमने लिखा है x एंड y को, और जो b वेक्टर हम लोग लिख रहे थे वो हमारा दिया हुआ था 4 एंड -7। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ से इसको कैसे हम लोग फाइंड किया करते थे। तुम लोग देखे होंगे कि अगर हम बताए थे कि अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहा तो फिर हम लोग वहां से सॉल्यूशन फाइंड कर सकते थे। इफ द डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट करता था। ठीक है, एंड साथ में ax = b के पास एक यूनिक सॉल्यूशन है, एज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये कंडीशन हम लोग कल पढ़े हुए थे। ठीक है, अब इसी कंडीशन का यूज करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हमको डिटर्मिनेंट चेक करना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 -2 -3 एंड 5। सॉल्व करें तो हम लोगों को कुछ ऐसे मिलेगा, 1 × 5 -2 × -3 मीन्स 5 -6, मतलब आंसर यहाँ वैल्यू आ गया -1।
तो क्या पता चला, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट इम्प्लाइज दैट कि ए इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर हम लोग अभी ये भी बता सकते हैं कि ए एक्स इक्वल टू बी हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, और सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या था, हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में लिखा था इसी में ही कि सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, हमको ये चीज फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि अब हमारा दूसरा काम यहाँ होता है कि ए इनवर्स को ढूंढना। नेक्स्ट, अब यहाँ से नेक्स्ट वर्क हम लोगों का होगा ए इनवर्स को फाइंड करना। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं। ए इनवर्स के लिए हम लोगों को पता है कि वो था एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो मैट्रिक्स ए के बारे में दिया गया था 1 - 2 -3 एंड 5। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट क्या आ जाएगा, एडजॉइंट जब फाइंड करोगे तो वो डायगोनल एंट्री इंटरचेंज हो गए थे 5 और -1, बाकी अदर एंट्री में माइनस मल्टीप्लाई करना था, यानी कि -2 और -3 में माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। साथ में डिटर्मिनेंट तुम लोग चेक किए थे, डिटर्मिनेंट यहाँ पर -1 आया हुआ है, तो डिवाइडेड बाय -1, इट मीन्स हमारा जो यहाँ पर ए इनवर्स है वो -5 -2 -3 -1 हो गया। ओके, नाउ x क्या है हमारे पास, ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स तो अभी भी फाइंड कर चुके हैं, -5 -2 -3 -1, और जो बी मैट्रिक्स है वो हम लोगों ने क्वेश्चन से ही निकाला था 4 एंड -7 है। बस इसको अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, रो बाय कॉलम मेथड हम यूज करेंगे। 5 × 4 -20 और -2 और -7 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 14 आ जाएगा। फिर उसी तरह से -3 और इस 4 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ से -12, फिर -1 एंड -7 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 7 आ जाएगा। सॉल्व करके लिखें तो ये वैल्यू हमको दिख रहा है -6 एंड -5। ठीक है, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है, जिस x को हम ढूंढ रहे थे, जो x इस तरह से दिया हुआ था x एंड y, वो वैल्यू हमारा क्या आ गया, यहाँ से -6 -5। इट मीन्स यहाँ से तुम बता सकते हो कि x की वैल्यू -6 है एंड y की जो वैल्यू है वो -5 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को ये सॉल्व करना है। देखते हैं, देखो सेम क्वेश्चन एक और इसी तरह का दे रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहला काम क्या करोगे, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। तो 2 5 3 2, ये x y, और इधर आ गया तुम्हारे पास 1 एंड 7। ठीक है, तो ए में मैट्रिक्स कौन सा आ गया, 2 5 3 2। फर्स्ट वर्क तुमको ये करना था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम ढूंढते, तो ये बनता 2 5 3 2, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 -5 × 3 15, मतलब आ जाएगा -11। क्लियरली पता चल गया कि नॉन जीरो है, मतलब ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करना ही करना है, साथ में सॉल्यूशन भी हम लोग को मिलेगा। और सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, यानी कि नेक्स्ट वर्क जो है ए इनवर्स को ढूंढना है। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो डायगोनल एंट्री इंटरचेंज किए, बाकी अदर पोजीशन पे माइनस मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट हमारे पास -11 है, यानी कि जो हमारा यहाँ आंसर आ रहा है वो बन गया 2 -5। इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो। नेक्स्ट में हम लोगों को क्या करना है, ए इनवर्स और बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो फाइनल एंट्री जो होगा मल्टीप्लाई करने के बाद तुम लोगों को यहाँ से मिला होगा 3 और -1, कैपिटल X इज इक्वल टू दिस। यहाँ से हम लोग क्लियरली बता सकते हैं कि x और y की जो वैल्यू आ रही है,
x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है, तो बस यही वर्क करना है इसमें, इस तरह से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। मेन है क्या कि तुम मैट्रिक्स बनाओ, डिटरमिनेंट निकालो, नॉन जीरो हुआ, फॉर्मूला यूज करो। इनवर्स निकालने आना चाहिए, एडजॉइंट किसको कहते हैं ये आना चाहिए, डिटरमिनेंट क्या कैसे फाइंड किया जाता है 2/2 के केस में ये आना चाहिए। अगर इतनी चीजें पता है तो ऑब्वियस है कि हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए रिवीजन मस्ट है इसमें। प्रीवियस के जित अगर नहीं याद आ रहा है, प्रीवियस के सारे लेक्चर्स को एक बार चेक कर लेना जिसमें डिटरमिनेंट और इनवर्स के बारे में डिस्कस किए हुए थे। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से एक बना के देखो। 5x प्लस 2y इक्वल टू 3 दिया गया है एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 दिया गया है। चेक करके देखो क्या होता है इसमें। देखो हम लोग अब यहाँ पर से 3/3 मैट्रिक्स का हम ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉरी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। इस बार यूज करना है हम लोगों को 3/3 मैट्रिक्स में। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम तो हम लोग करते हैं, पहले लिख लेते हैं कि हमारा इक्वेशन क्या है। तो देखो सिंपल सा इक्वेशन है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4 दिया गया है। फिर x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 9 दिया गया है। अगेन 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 1 दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहचानते हैं कि ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, तो होमोजीनियस होने के लिए क्या था, ये तीनों के तीनों जो डिजिट दिख रहे हैं अगर जीरो होते तीनों तो उस केस पे होमोजीनियस कहते हैं, लेकिन ये हमारा नॉन जीरो है, दैट्स व्हाई दिस इज ए नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं। तो क्या आएगा, पहला कोफिशिएंट लिखेंगे। यहाँ देखो 1 - 1 फिर 1, 1 - 1 1 आ गया। फिर उसी तरह से 1 - 2 - 2, 1 - 2 - 2 अगेन 2 1 एंड -3। ठीक है, फिर इधर इसी तरह से यहाँ पर जो वेरिएबल्स का जो ब्लॉक रहता था वो हमारा XY Z बन जाएगा, और इक्वल टू के दूसरे साइड में ये जो 4 9 1 है उसको हम लिख देंगे 4 9 1। ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग को करना क्या है, ये ए कंसिडर किया जाएगा, इसको x मानेंगे और ये हमारा b हो जाएगा। अब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए आया हुआ है इसका सबसे पहले चेक करो कि डिटरमिनेंट जीरो हो रहा है या फिर नॉन जीरो है। देखो तो इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा हमारा, चेक करके देख लेते हैं, 1 × 6 + 2 -1 -3 और इधर से निकला 4, और यहाँ पे फिर इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो 1 + 4 आ जाएगा। और फाइनली माइनस 8, ओ हाँ -1 है ना, माइनस हाँ ठीक ठीक, यहाँ प्लस होना चाहिए। ठीक, यहाँ प्लस हो जाएगा। 6 और 2 8 हो गया, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ +1 आ जाएगा एंड ये कितना आ गया 5। तो यानी कि हमारे पास 14 आ रहा है नॉन जीरो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो हुआ तो फिर यहाँ से इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और फिर साथ साथ हम लोग बता सकते हैं कि ax इक्वल टू b हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होने की वजह से ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ax इक्वल टू b इज कंसिस्टेंट, इसके पास सॉल्यूशन आ गया इसीलिए कंसिस्टेंट हो गया। अब रहा बात कि हमारा सॉल्यूशन यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, तो x हम लोग क्या करते थे, a इनवर्स इंटू b।
बस ये काम हो जाएगा। अब इसके बाद ए इनवर्स निकालना है और बी से प्रोडक्ट करना है, ठीक है। देखो अब ए इनवर्स जब निकालोगे तो इस तरह का कुछ आ जाएगा। ए इनवर्स बेसिकली हम यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज करके फाइंड किए हुए हैं, ठीक है। तो तुम लोग कैलकुलेशन करके अगर ये फाइंड कर चुके हो, ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्क हम लोगों का करना क्या होगा, ए इनवर्स और इस बी का मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। देखो आफ्टर कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को ए इनवर्स बी जो है कुछ इस तरह से मिलेगा। यानी कि एक्स की जो वैल्यू आई है, एक्स वाई एंड जेड, ये इसके इक्वल हो चुका है, ठीक है। 9/7 -23/7 एंड -4/7। यहाँ से क्लियरली बता सकते हैं कि एक्स की जो वैल्यू है वो 9/7 हो गई, वाई की वैल्यू -23/7 हो गई, और जेड बराबर आ गया -4/7। इस तरह से हम लोगों को एक्चुअल में सॉल्यूशन निकालना है। तो मेन काम वही है कि इनवर्स निकालने आना चाहिए, तभी जाके हमारा सॉल्यूशन सही सही से कैलकुलेट हो पाएगा, ठीक है। देखो ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स इसमें बनेगा। अब इसका हमको डिटर्मिना ये सॉरी सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं। तो कैसे लिखा जाएगा, ये चीज लिखा हुआ है 1 × x प्लस -1 × y प्लस 1 × z इक्वल टू 2। सेकेंड, इसमें हम लिख सकते हैं 2 × x प्लस -1 × y प्लस 0 × z इक्वल टू 0। एंड थर्ड वाला 0 × x प्लस 2 × y प्लस -1 × z इक्वल 1, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले जो मैट्रिक्स हमारा बन रहा है वो 1 -1 1 आ गया। फिर यहाँ 2 -1 0 0 2 -1, ये हो गया ए, ठीक है। कैपिटल एक्स में हम लोग लिखेंगे एक्स वाई और जेड को। और जब हम लोगों को बी मैट्रिक्स के बारे में पूछा जाएगा तो वहां पर आएगा 2 0 1, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग का स्टेप क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना। ये कितना आ जाएगा 1, फिर इधर से आ गया -1 को इधर कर लिए तो -2, फिर लास्ट वाला 4। इट मीन्स आंसर है यहाँ पर 1 + 2 + 4, दिस इज इक्वल टू 7, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ए इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, एंड जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन Ax = b है, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। भैया वहाँ पे तो -1 है। कहाँ पर? -1 फिर उसके पहले माइनस 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 प्लस होगा ना। वो कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, -2 हो जाएगा और डिटर्मिनेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 4 1 5 और यहाँ 3। तब भी डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो ही हुआ, इनवर्स अभी भी एग्जिस्ट करेगा, अभी भी x = b के पास यूनिक सॉल्यूशन ही आना है, ओके। तो नेक्स्ट वर्क हम लोग का रहेगा कि सॉल्यूशन कैसा दिखेगा। तो सॉल्यूशन के बारे में पता है कि वो इस तरह का दिखेगा, ए इनवर्स इंटू बी। तो हम लोग का काम क्या होगा, ए इनवर्स को ढूंढना। तो ए तो हमारे पास पीछे जो दिया हुआ मैट्रिक्स है वो कुछ ये है, ठीक है। अब हमको इसका इनवर्स चाहिए। इनवर्स के लिए तो हम लोगों को एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि शॉर्टकट मेथड से हम सबसे पहले इसका इनवर्स निकाल लेते हैं। तुम लोग अपना अपना एक बार मैच कर लेना, ओके। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स को लिखो 1 -1 1 2 -1 0
0 2 -1, फिर उसके बाद पहला कॉलम दूसरा कॉलम दोनों कॉपी कर देंगे, 1 2 0 -1 -1 2। फिर उसी तरह से फर्स्ट दोनों रो को कॉपी कर दो, -1 1 1 -1 2 -1 0 2 -1। अब यहाँ से एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, हो गया। अब यहाँ से हमारा काम क्या रहेगा, एडजॉइंट निकालना इस मैट्रिक्स का। तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से रहेगा, -1 इंटू दिस 2 इंटू दिस, रो वाइज हम वर्क करेंगे और एंट्री कॉलम वाइज हो जाएगी। यहाँ से 1 आ गया, फिर उसी तरह से 0 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो यहाँ से +2 आ गया। फिर इधर अगेन यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें करते हैं, तो 2 इंटू 1 माइनस दिस, यहाँ पर आंसर 1 होगा। फिर यहाँ पर वही हो, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -1 आ गया। 0 इंटू -1 माइनस दिस इंटू दिस, तो यहाँ से -2 आ जाएगा। अगेन 1 इंटू 0 दिस इंटू दिस, तो यहाँ से 1 आ गया। फिर यहाँ 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह से ये कैलकुलेट होके -1, ये हमारा एडजॉइंट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्क क्या करना है, इसी एडजॉइंट को इनवर्स के लिए तो हम लोग क्या पढ़े थे, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। तो बस adjoint divided by determinant A inverse, this is equal to, डिटर्मिनेंट हमारा कितना आया बता, 3, ये आ गया 3। अब नेक्स्ट वर्क A इनवर्स इंटू बी करना है, तो 1/3 मैट्रिक्स को 1 1 1 2 -1 2 4 -2 1, और जो बी मैट्रिक्स बना हुआ है वो हम लोगों का क्या है, 2 0 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 1/3 फर्स्ट रो दिस कॉलम, तो हमारे पास आएगा 2 + 1। फिर उसी तरह से सेकेंड रो दिस कॉलम, तो 4 + 2 हो जाएगा, एंड लास्ट वाला 8 + 1, इट मीन्स 1/3 3 6 9। तो इसको यहाँ से हमारा आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है, 1 2 3, ठीक है। कहने का मतलब जो x हम लोग लेके आ रहे थे, जिसको हम लोगों ने कहा कि ये x y z होगा, ये वैल्यू कितना निकला, 1 2 3। मतलब स्मॉल x की वैल्यू 1 है, स्मॉल y की वैल्यू 2 है, और स्मॉल z की वैल्यू 3 है। कैलकुलेशन में एरर हो सकता है, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करना, ठीक है। देखते हैं अगर हम लोग सही निकाले हैं तो 1 2 3। क्रॉस चेक करने का तरीका क्या होगा, वैल्यूज को इसमें पुट करके देख लो। तो यहाँ पर आया हुआ था हमारा x = 1 y = 2 एंड z = 3। तो आंसर क्या आएगा, 3 1 4 2, पहला तो करेक्ट है। दूसरा इसमें वैल्यू पुट करके देखो 1, ये भी करेक्ट है। थर्ड वाला 2, और हाँ ये करेक्ट है। मतलब ये जो तीनों वैल्यू है वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों को इसको सॉल्व करना था। और क्रॉस चेक करने का यही तरीका है, जो भी वैल्यू आएगा उसको इन इक्वेशंस में पुट करो, सॉल्व करके देखो कि आरएचएस पार्ट आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया सभी के लिए तो फिर हम बोलेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, इस तरह से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया जाएगा उसका कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, मतलब उसके पास सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो नॉन होमोजीनियस वाले केस में तो क्लियर पता था कि उसमें वो कंसिस्टेंट रहेगा ही रहेगा, उसके पास सॉल्यूशन होगा ही। नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है, यूनिक सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट जीरो हुआ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नॉन होमोजीनियस वाले पार्ट में। पहला क्वेश्चन है x + 3y = 5
और दूसरा दिया गया है 2x प्लस 6y इक्वल टू 8। ये तो नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। हर एक चीज को यहाँ पर मेंशन करते चलो, नॉन होमोजीनियस। ओके, इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा, 1 3 2 6, ठीक है। एंड यहाँ ये x हो गया, ये y हो गया, फिर इधर बनेगा हमारे पास 5 एंड 8। अब पहला प्रोसेस तो यही है कि जो हम ए कंसिडर कर रहे हैं इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को, इसका हमको डिटर्मिनेंट ढूंढना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ए इक्वल टू 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। प्रॉब्लम यही शुरू हो गई। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है तो फिर यहाँ दो केस बनेगा, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन का केस आएगा। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग के पास मेथड क्या था, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ दिस ए क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 by 2 मैट्रिक्स है तो डायगोनल एंट्री को इंटरचेंज करो और बाकी एंट्री में माइनस पुट कर देते हैं, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। अब नेक्स्ट वर्क करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स। तो 6 माइनस 3 माइनस 2 1, इसको मल्टीप्लाई करो 5 और 8 के साथ। अब चेक करते हैं क्या आता है, 30 और यहाँ से -24, फिर यहाँ से निकल जाएगा -10 प्लस 8। तो ये निकला हमारा एक नॉन जीरो वैल्यू, 6 2, ठीक है। तो देखो अब वहां पर तुमको देखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर ये नॉन जीरो हुआ है तो फिर वहां पर क्या हो सकता है। हम लोग पढ़े थे इस चीज को कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नॉन जीरो हुआ, उस केस में इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आता है, ठीक है। लेकिन अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू अगर जीरो हुई तो फिर इसके पास सॉल्यूशन आएगा, और वो कैसा रहेगा, उस हिसाब से हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा केस हो रहा है, यहाँ तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर कर रहे हैं तो हमको यहाँ नॉन जीरो वैल्यू आ गया, 6 2 आ गया। इसकी वजह से ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट। ओके, तो दिस system of equation is inconsistent, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को ये चेक करना था।